Welcome to my YouTube channel Perfect Educom Academy, and today in this video we are talking about कार्य बल के डिजिटल कौशल उन्नयन की आवश्यकता। ओके, कार्य बल के डिजिटल कौशल उन्नयन की आवश्यकता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि चर्चा में आखिर है क्यों। उसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल साक्षरता और कौशल उन्नयन के बारे में पढ़ेंगे, विश्व आर्थिक मंच के बारे में जानेंगे, तकनीकी उन्नति और नौकरी सृजन के बारे में हमारा WEF रिपोर्ट क्या कहती है उसके बारे में जानेंगे, कौन से कारण हैं जो इंगित करती है कि भारत का जो कार्यकाल है वो डिजिटल रूप से तैयार नहीं है। उसके बाद इस संदर्भ में भारत सरकार की क्या पहले हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद भारत अपने कार्यबल को डिजिटल रूप से कैसे तैयार कर सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कार्यबल के डिजिटल कौशल उन्नयन की आवश्यकता आखिर है क्या। तो यह एक एडिटोरियल है और इसमें जो है ये आपका ये प्रकाशित है ए डिजिटली ऑन प्रिपेयर्ड वर्कफोर्स पर आधारित एक लेखक है। ओके, राइट। इसमें विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा रोजगार सृजन के लिए वो तकनीकी उन्नति पर जो है जोर दिया गया है। ओके, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, यानी कि WEF द्वारा जो है रोजगार सृजन पर जो है मुख्य रूप से जो है तकनीकी उन्नति पर जोर दिया गया है, जैसे कि डिजिटली स्किलिंग, अप स्किलिंग और रीस्किलिंग को प्राप्त और प्रोत्साहन नहीं दिए जाने के कारण जो हमारा भारत है वो पीछे रह जाने की खतरे के बारे में जो है इसमें डिस्कशन किया गया है। तकनीकी परिवर्तन की गति में तेजी और ऐसे कौशल की मांग में उनकी आपूर्ति की तुलना में वृद्धि की स्थिति में जो है अब इसमें देखा गया है। सबसे पहले हम डिजिटल स्किलिंग और कौशल उन्नयन ये जो दोनों हैं ये वैकल्पिक नहीं रह गया है, बल्कि अब ये एक आवश्यकता भी बन गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर डिजिटल साक्षरता है क्या। ओके, राइट। अगर हम डिजिटल साक्षरता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल साक्षरता का अर्थ है उन तमाम तरह की साक्षरता से है जो इंटरनेट का प्रयोग करने और डिजिटल संसार के अनुकूल बनाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। चूँकि मोबाइल तकनीकी के कारण इंटरनेट की जो सुगमता और बढ़ता प्रभाव है वो प्रिंट माध्यम का है, जिससे धीरे धीरे जो है वो कम होते जा रहा है, और ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियाँ जो हैं वो कम होते जा रही हैं। इसलिए ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी को समझने के लिए जो है डिजिटल साक्षरता हमें चाहिए। ओके, अब हम जानेंगे अप स्किलिंग के बारे में। ओके, अब हम जानेंगे अप स्किलिंग के बारे में। तो दोस्तों ओके, राइट। अप स्किलिंग जो है एक सतत प्रक्रिया है जहां एक व्यक्ति नए और प्रासंगिक कौशल और दक्षता को जो है प्राप्त करता है। ओके, जैसे कि डिजिटल कौशल, विश्लेषण कौशल और संगठनात्मक कौशल जो है ये जो है अप स्किलिंग के अंडर में आता है।
उसके बाद हम बात करेंगे री स्किलिंग के बारे में। तो दोस्तों री स्किलिंग जो है नए एवं बेहतर तरीके से जो है कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की जो है कार्यवाही या प्रक्रिया है। ओके ओके, अब ये बात करेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो देखिए, तकनीकी परिवर्तन की गति में तेजी और ऐसे कौशल की मांग में उनकी आपूर्ति की तुलना में जो है वृद्धि की स्थिति में जो डिजिटल साक्षरता और कौशल उन्नयन अप स्किलिंग केवल वैकल्पिक नहीं रह गया है, बल्कि यह है क्या बन गया है, एक आवश्यकता भी बन गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी कि एनएसएस जो है ये आर्थिक विषयों पर राष्ट्रव्यापी घरेलू सर्वेक्षणों और उद्योगों के जो है वार्षिक सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा कलेक्ट करता है। और पीएलएफएस जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जो इनके द्वारा आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण जो विभिन्न क्षेत्रों में जो आईटी या कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के कवरेज को क्या करता है कि व्यापक बनाने की आवश्यकता को इंगित करता है। ओके ओके, अब हम आते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में है और इसके CEO हैं कॉमर्स एम जॉब्स। ओके, और इसकी स्थापना जो है 1971 में किया गया था। और ये जो है विश्व आर्थिक मंच एक स्विस है जो गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ओके राइट, वैश्विक क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा को आकार देने के लिए जो है राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र की जो अग्रणी नेतृत्व को जो है एक साझा मंच उपलब्ध करता है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपना जो है काम करती है। ओके राइट, ओके, तो इसके द्वारा क्या किया गया है कि देखिए हाल ही में जारी की गई फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2023 वाला जो है 4th एडिशन है और फर्स्ट इसका निकला था एडिशन जो है 2016 में। तो इसके द्वारा जारी किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं अन्य क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति के आधार पर वर्ष 2025 तक जो है 97 मिलियन नई नौकरियों की सृजन को रेखांकित किया गया है। ओके, डिजिटल साक्षरता के लिए विभिन्न पहलों के बावजूद भी भारत को जो है अत्यधिक कुशल और कार्यबल वाले देशों के स्तर पर पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता को जो है तय करना पड़ेगा। ओके, मौजूदा डिजिटल अंतराल को भरने के लिए और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी एवं प्रासंगिक बने रहने के लिए भारत सरकार भारतीय व्यवसायों को और शैक्षणिक संस्थानों को जो है डिजिटल अप स्किलिंग पहलू में निवेश करने की जो है तत्काल आवश्यकता है। ओके, जैसा कि यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। ओके राइट, ओके, अब बात करेंगे आशावादी लेकिन सतर्क सर्वेक्षण के बारे में। तो दोस्तों WEF ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 तक जो है 85 मिलियन नौकरियां अनुपयोगी या अप्रचलित हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा या अन्य क्षेत्रों में तकनीकी उन्नति से क्या होगा कि 97 मिलियन जो है नौकरियां जो हैं सृजन होगी। ओके, हालांकि श्रम विभाजन में जो है मशीनों की भूमिका में जो है वृद्धि होती रहेगी। और विशेष रूप से अगर कहा जाए तो दोहरा पूर्ण एवं
नियमित प्रकृति के कार्यों के लिए जो है भविष्य की नौकरियां का जो डेटा है संचालित और मशीन संचालित प्रक्रियाओं पर अधिक जो है निर्भर रहेगी। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका कि तकनीकी उन्नति और नौकरी सृजन के बारे में WEF रिपोर्ट क्या कहती है। तो पहला ये कहती है आशावादी लेकिन सतर्क सर्वेक्षण के बारे में। ओके, अब करेंगे बात भारत में तकनीक संचालित बदलाव। तो तकनीकी उन्नति और नौकरी सृजन के बारे में WEF रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में तकनीक संचालित बदलाव। ठीक है, तो WEF ने अगले 5 वर्षों में क्या हुआ कि भारत में श्रम बाजारों के लिए जो है 23% जो है वैश्विक औसत की तुलना में नौकरियों में कुछ निम्न मंथन का जो है अनुमान लगाया है। और भारत में मंथन मुख्यतः जो है ये तकनीक संचालित होगा, जिसमें से AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML यानी कि मशीन लर्निंग से जो है 38% और क्षेत्रों और डेटा विश्लेषकों एवं वैज्ञानिकों द्वारा जो है 33% तथा डेटा एंट्री क्लर्क से जो है 32% का जो है योगदान होगा। अगर हम अनुमानतः यह बात करते हैं कि सबसे कम मंथन अर्थव्यवस्था के श्रम गहन क्षेत्रों में ही होगा। और ये हमारा जो रिपोर्ट है ये भी कहती है कि भारत और चीन में नियोक्ताओं की भविष्य की प्रतिभा उपलब्धता के मामले में सबसे अधिक उत्साहित रहने की भी जो है बात कही गई है। ओके, राइट। अब हम बात करेंगे कि कौन से कारक हैं जो इंगित करते हैं कि भारत का जो कार्यबल है वो डिजिटल रूप से तैयार नहीं है। इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो ये रहा यानी कि कौन से कारक इंगित करते हैं कि भारत का जो कार्यबल है वो डिजिटल रूप से तैयार नहीं है। तो पहला है मांग आपूर्ति का विशाल अंतर, अप स्किलिंग में व्याप्त कमियां और कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान की कमी और निम्न निवेश। ओके, एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बारे में। ओके, तो ये रहा आपका पहला कारण जो मांग आपूर्ति का जो है विशाल अंतर। ओके, तो इसमें नास्कॉम, ड्रॉप, सेल्सफोर्स एवं रिपोर्ट के अनुसार जो है 4 लाख जो है 20,000 की वर्तमान प्रतिभा आधार को ध्यान में रखते हुए AL यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तथा बिग डेटा एनालिटिक्स 51% की जो है मौजूद है। ओके, ML मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और डेवलपर्स, इंजीनियर्स और डेटा आर्किटेक्ट का जो मौजूदगी है वो 60 से जो 73% जो है। ओके, अब हम बात करेंगे अप स्किलिंग में व्याप्त कमियां। ओके, तो उपलब्ध प्रतिभा की गुणवत्ता से समस्या और बढ़ जाती है। इंजीनियरिंग स्नातकों की एक बड़ी संख्या जो अपने वर्तमान स्तर की कौशल के साथ नियुक्ति योग्य नहीं है। ओके, राइट। अब हम बात करेंगे अप स्किलिंग में व्याप्त कमियां के बारे में। ओके, तो उपलब्ध प्रतिभा की गुणवत्ता से समस्या और बढ़ जाती है, जैसे कि इंजीनियरिंग स्नातकों की एक बड़ी संख्या जो है अपने वर्तमान स्तर के कौशल के साथ नियुक्ति योग्य नहीं है। 30%
अगर हम विभिन्न क्षेत्र में देखें तो लगभग 30% प्रशिक्षित कर्मचारियों के पास जो है आईटी प्रशिक्षण है, लेकिन उसमें से 29% व्यक्ति नॉट एलिजिबल हैं। यह या तो अपर्याप्त प्रशिक्षण सामग्री या खराब प्रशिक्षण गुणवत्ता की ओर इंगित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न नियुक्ति योग्यता उत्पन्न होती है। आईटी क्षेत्र के अलावा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी समग्र कौशल प्रयास आवश्यकता से बहुत कम है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रमाणित व्यक्तियों में से केवल 22% नौकरी पा सके हैं। ओके, अब बात करेंगे कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान की कमी। ओके, राइट। तो एनएसएस 2020 से 2021 से उजागर हुआ है कि देश के लगभग 42% युवाओं को फाइलों को जो है कॉपी करने या स्थानांतरित करने या कंप्यूटर पर जो है कॉपी पेस्ट करने का जो है बुनियादी समझ है, यानी कि 42% युवाओं को ही मतलब ये जानते हैं। 10% से 8.6% युवाओं को जो है 10% से 8.6% युवाओं को जो है स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन का जो है तैयार करने का ज्ञान है, यानी कि उसमें से केवल 2.4% युवाओं को पास जो है प्रोग्रामिंग स्किल है। ओके, राइट। ओके, अब बात करेंगे जो भारत का कार्यबल डिजिटल के रूप में तैयार करने के लिए जो है नहीं है, वो है निम्न निवेश के कारण। ओके, तो निम्न निवेश जो है वो मिड करियर अप स्किलिंग में भी भारत का निवेश बेहद औसत रहा है। ओके, उन्नत शिक्षा संपन्न लोगों के बीच उच्च बेरोजगारी दर में परिलक्षित होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस संदर्भ में जो है भारत सरकार की क्या पहले हैं, क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन है, और दूसरा है पीएम कौशल योजना 4.0, डिजिटल इंडिया मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, युवा प्लेटफॉर्म, पूर्व अधिनियम की मान्यता, उस शिक्षा प्राप्त युवाओं को शिक्षुता और कौशल योजना श्रेयस, और लास्ट है प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक जो है गठबंधन। ओके, अब हम बात करेंगे भारत अपने कार्यबल को डिजिटल रूप से कैसे तैयार कर सकता है उसके बारे में। ओके, राइट। तो भारत अपने कार्यबल को डिजिटल रूप से तैयार करने का 3 कारण है, 3 तरह से जो तैयार कर सकता है, जैसे कि कौशल और निवेश में सुधार करके, कौशल पर जो है विशेष ध्यान देकर, और वैकल्पिक प्रतिभा जो है पुल करके। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं इन तीनों के बारे में। ओके, यस। तो यहाँ पे जो है कौशल और निवेश में जो है सुधार करके, तो किस प्रकार से, तो देखिए, बदलते रोजगार के अनुकूल होने के लिए संपूर्ण कौशल विकास प्रणाली का पुनर्गठन करना और उभरती
प्रौद्योगिकियों एवं कार्य भविष्य पर जो है नज़र रखते हुए कार्यबल के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण है। ओके, अपनी बड़ी कार्यशील आयु आबादी और वृहद युवा जनसंख्यिकीय के कारण जो है भारत अन्य देशों की तुलना में लाभ की स्थिति जो है रखता है। हालांकि यदि रणनीतिक और निवेश पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है तो विशेष रूप से क्या होता है कि डिजिटल रूपांतरण के अनुकूल बनने के लिए कार्यबल के पूर्ण कौशल में रणनीतिक निवेश यानी कि जनसंख्यांकी का जो पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएगा। ठीक है, ओके, राइट। अब बात करते हैं आईटी कौशल पर विशेष ध्यान देने की। तो दोस्तों, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए क्या होता है कि सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए विशिष्ट आईटी या कंप्यूटर कौशल प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने इसे चिन्हित करते हुए स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 4.0 जैसी कौशल कार्यक्रम को जो है शुरुआत किए हैं। तो इन पहलुओं का उद्देश्य यही है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेट्रोनिक्स और रोबोटिक्स जो है आईटी यानी कि इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ओके, डिजिटल एवं कौशल सहित विभिन्न व्यावसायिक कौशल में लाखों व्यक्तियों को जो है प्रशिक्षित एवं प्रमाणित करना है। ओके, इनका यही उद्देश्य है। आईटी कौशल पर विशेष ध्यान देने की बात ये है ना कि देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आईटी हो गया, उसके बाद मेट्रोनिक्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर जो है ध्यान देना, और आईटी एवं डिजिटल कौशल सहित जो विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक कौशल हैं उनमें लाखों व्यक्तियों को जो है प्रशिक्षित करना और प्रमाणित करना, ट्रेनिंग देना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वैकल्पिक प्रतिभा पुल के बारे में। ओके, तो ये रहा आपका वैकल्पिक प्रतिभा पुल, यानी कि हमें छोटे शहरों में जो है डिजिटल क्षमताओं को क्या करना है कि निर्माण करने की आवश्यकता है, और हाइब्रिड वर्क नॉर्म्स के साथ कार्यबल में अधिक से अधिक जो है क्या करना है कि महिलाओं को क्या करना है, शामिल करना है। और ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एवं पॉलिटेक्निक द्वारा जो है प्रदत्त व्यावसायिक शिक्षा में हमें सुधार लाने की अति जरूरी है। ओके, इन कार्यक्रमों के लिए उद्योगों से प्राप्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है को लाभ उठाया जा सकता है। और डिजिटल लर्निंग की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार को नियोक्ताओं, प्रशिक्षण और प्रदाताओं और कामगारों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। ओके, तो ये रहा आज का मेरा वीडियो क्लास लेक्चर, और तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोज। ओके।